ड्यूटी पे डॉक्टर थी, उसके साथ रेप किया गया, रिपीटेड रेप किया गया, उसके बाद उसको मारा गया। तो ये जो मेरा अपना सोचना है, विद रिस्पेक्टफुल सबमिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेरा जो सोचना है वो ये है कि ये रेयरेस्ट इन रेयर कैटेगरी में आता है और इसमें मौत की सजा मिलनी चाहिए। निर्भया का केस भी बिल्कुल ऐसा ही रेयरेस्ट इन रेयर केस था, उसमें आपने 4 लोगों को फांसी दे दी। करेक्ट। इससे पहले आप याद करें 75-76 में एक रंगा बिला थे जिन्होंने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा को मारा था जी। रेप किया था और इन्होंने मारा था। तो वो भी बड़ा ग्रुसम मर्डर था, मैंने पहली बार देखा था। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बचन सिंह के केस में एक रूल बनाया कि जो डेथ सेंटेंस है उसको रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में आप दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि रेयरेस्ट इन रेयर केस में आप दोगे, तो उन्होंने रेयरेस्ट इन रेयर केस को उन्होंने डिफाइन नहीं किया था कि रेयरेस्ट इन रेयर केस क्या चीज होती है। रेमिशन 14 साल के बाद कोई भी कैदी जो होता है, जब उसने एक्चुअल 14 साल जेल में काटे होते हैं, वो प्रीमेच्योर रिलीज के लिए एलिजिबल हो जाता है। 14 साल एक्चुअल 14 साल काटने के बाद, पहले होता था 14 साल रेमिशन के साथ। इन्होंने 1978 में, उससे पहले होता तो 14 साल रेमिशन, 1978 में इसमें सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके 433A डाला, इंसर्ट किया, जिसमें कि 14 साल तारीखी जो उसको काटने होते थे और उसके बाद उसका केस एलिजिबल होता था प्रीमेच्योर रिलीज के। पर जहां पे मर्डर कपल्ड विद रेप है, उसमें 14 साल के बाद वो नहीं है। उसमें जो रूल्स हैं, प्रीमेच्योर रिलीज के रूल्स गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हुए हैं, उसमें उसको मिनिमम 20 साल जो है, मिनिमम 20 साल उसको जेल में काटने पड़ेंगे। उसके बाद जो है उसका केस रखा जाएगा प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नर की मर्जी है उसको छोड़े या ना छोड़े। डेथ केसेस में अगर आप देखें कि नीचे अगर 10 केसों में अगर ट्रायल कोर्ट डेथ पनिशमेंट देती है, मतलब ट्रायल कोर्ट और मतलब हाई कोर्ट का मैं मिला के कह रहा हूँ, अगर 10 केस में अगर डेथ सेंटेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते वो 10 से 1 या 2 में रह जाता है। 80% केसों में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लाइफ उसमें इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देती है। जनरली ये होता है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। आप लगातार खबर में देख रहे हैं कोलकाता के आरजी कर कॉलेज के मामले में, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उस मामले में कोलकाता की निचली अदालत में जो एक ही इसमें आरोपी बनाया गया था, उसे दोषी करार दिया गया, यानी कि संजय रॉय, उसको दोषी करार देते हुए जो निचली अदालत है उसने आजीवन कारावास की सजा दी है। और आजीवन कारावास की सजा के बाद एक लगातार लंबी बहस चल रही है कि रेप के बाद मर्डर के मामले में उसको फांसी क्यों नहीं दी गई। इस पर लगातार एक बड़ी चर्चा चल रही है। हमारे जो लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे थे, वो कह रहे थे साहब इसमें क्यों नहीं कैपिटल पनिशमेंट हुआ, फांसी की सजा क्यों नहीं हुई। तो इस पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ विशेष खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जो लगातार लंबे समय से करीब करीब इन्हीं तरह के मामलों को देखते आए। तो मैं सबसे पहले आपको उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ एडवोकेट सुनील गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। आप फॉर्मर जेलर रहे हैं तिहाड़ जेल के, साथ ही पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहे हैं जेल के तिहाड़ जेल में, और उन्होंने एक किताब लिखी ब्लैक वारंट करके। उसी ब्लैक वारंट पर बेस्ड एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है जो इस समय धूम मचा रही है और जबरदस्त देखी जा रही है। सुनील गुप्ता साहब ने अपनी किताब में एक बहुत बड़े फांसी के पूरे प्रोसेस को लिखा था। जो रंगा बिल्ला के मामले में उसे तिहाड़ में फांसी दी गई, उस समय वो खुद वहां पर थे और आंखों देखा हाल उन्होंने लिखा था। तो निश्चित रूप से हमें ये लगा कि इस कैपिटल पनिशमेंट के मामले में सुनील गुप्ता साहब जरूर हमारे जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, उनको निश्चित रूप से उनके माइंड को खोलेंगे कि आखिर क्यों फांसी की सजा नहीं हुई। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। मैं सबसे पहले थैंक यू।
सर मैं सबसे पहले इसी प्रश्न पे आऊंगा कि आरजी कर का आप लगातार मामला देख रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अभी प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं। जब आपने जॉब छोड़ा उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैपिटल पनिशमेंट के मामले में आपको क्या लगता है प्राइमा फेसाई इस केस को देखते हुए, क्या ये फैसला सही है या ये कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए था सर? देखिए, जो ये फैसला है अपेरेंटली गलत है। इसमें जो मेरा सोचना है कि इसमें आपको डेथ पेनल्टी तो देनी ही चाहिए थी। अब देखें, इससे पहले मैंने देखा निर्भया के केस में, निर्भया का केस भी बिल्कुल ऐसा ही रेयर केस था। उसमें आपने 4 लोगों को फांसी दे दी। करेक्ट। इससे पहले आप याद करें 75-76 में एक रंगा बिला थे जिन्होंने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा को मारा था जी। रेप किया था और इन्होंने मारा था। तो वो भी बड़ा ग्रुसम मर्डर था। मैंने पहली बार देखा था कि वो एक फौजी ऑफिसर के जो है बच्चे थे और वो आकाशवाणी भवन जा रहे थे युवावाणी प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो उन्होंने इनसे लिफ्ट मांगी तो इन्होंने उसको अपनी कार में लिफ्ट दी। फिर उसके बाद ये दुष्कर्म किया और इनकी लाश को जो है इन्होंने रिज रोड के ऊपर जो है, जिसको आजकल वंदे मातरम मार्ग कहते हैं, वहां पे फेंक दिया था जी। तो उस समय बड़ा बड़ा ही ज्यादा मुझे पता है इतना इतना ज्यादा, जैसे निर्भया के केस में लोगों का इतना प्रतिशोध था, उस टाइम भी बहुत प्रतिशोध था, बहुत प्रदर्शन हुए थे। और इन्होंने मर्डर का उन केसों में रंगा बिल्ला को भी जो फांसी की सजा दी थी और इसके निर्भया के केस में आप सब जानते हैं उसमें भी फांसी की सजा दी। मैं बेसिकली क्या होता है जी सुनील सर, मैं एक सेकंड आपका बस लूंगा। मैं निचली अदालत के आदेश का कोट अनकोट आपको पढ़ के सुनाता हूं। द जुडिशरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अपहेल्ड द रूल ऑफ लॉ and ensure justice based on evidence, not public sentiment. It is of prime importance that the court maintain its objectivity and impartiality by focusing solely on the fact and evidence presented during the trial rather than being swayed by public opinion or emotional reaction to the case. Furthermore, the court must consider the right and circumstances of the accused also, as well as the broader implication of its decision. In this particular case, it is crucial to note that there is no evidence of superior criminal behavior or misconduct by the convict. निचली अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि आपका धरना प्रदर्शन या देश भर में इमोशनली उसके लिए कितना भी हुआ हो, लेकिन उसको वो नहीं माना उन्होंने। सर नहीं, ये तो कोर्ट ने जो कहा है ठीक कहा है कि उनको पब्लिक सेंटीमेंट्स में नहीं जाना चाहिए। पर अब ये देखें कि इसमें एक डॉक्टर जो कि ड्यूटी के ऊपर थी, ड्यूटी पे डॉक्टर थी, उसके साथ रेप किया गया, रिपीटेड रेप किया गया, उसके बाद उसको मारा गया। तो ये जो मेरा अपना सोचना है विद रिस्पेक्टफुल सबमिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेरा जो सोचना है वो ये है कि ये रेयरेस्ट इन रेयर कैटेगरी में आता है और इसमें मौत की सजा मिलनी चाहिए। देखिए क्या होता था 1980 से पहले, 1980 में बचन सिंह की जजमेंट आई है। करेक्ट। उससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे केसों में क्या होता था, मर्डर जहां देखते थे कि उसमें बहुत सारे केसों में उनको डेथ सेंटेंस जो है वो दे देते थे। जो ट्रायल कोर्ट होती थी डेथ सेंटेंस देती थी, इवन हाई कोर्ट भी जो है उसको अप्रूव कर देती थी, क्योंकि बिना हाई कोर्ट के अप्रूवल के जो है वो डेथ सेंटेंस इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो उसके बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बचन सिंह के केस में एक रूल बनाया कि जो डेथ सेंटेंस है उसको रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में आप दोगे। करेक्ट। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि रेयरेस्ट इन रेयर केस में आप दोगे, तो उन्होंने रेयरेस्ट इन रेयर केस को उन्होंने डिफाइन नहीं किया था कि रेयरेस्ट इन रेयर केस क्या चीज होती है। उसके बाद ये एक मच्छी सिंह का केस था, ये भी पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। पहला वाला जो बचन सिंह था वो भी स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, पंजाब का। इसमें इन्होंने क्राइटेरिया दिए कि किस केस को आप रेयरेस्ट इन रेयर केस कहोगे। मैं आपको क्राइटेरिया, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं आपको थोड़ा सा देखो। हाँ, जो उन्होंने रेयरेस्ट इन रेयर केस का जो क्राइटेरिया दिया है
उसमें सबसे पहला तो यह है कि जो मर्डर जो है दैट शुड बी ग्रूसम एंड ब्रूटल नेचर का होना चाहिए। द क्राइम शुड बी सो ब्रूटल एंड ग्रूसम दैट इट शॉक्स द कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। करेक्ट। इस केस में पूरा कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी को जो है इसने हिला दिया था। दूसरा उन्होंने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम। उन्होंने कहा द क्राइम शुड बी सच ऑफ सच मैग्नीट्यूड दैट इट क्रिएट ए सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी अमॉन्ग द पीपल। करेक्ट। नेचुरली उसके बाद जो धरना प्रदर्शन वगैरह जो हुए, मतलब आप एक डॉक्टर के साथ एक ऐसी चीज हुई है, ये नहीं कि आपने कोई सड़क पे चलती हुई लड़की के साथ, वो भी बड़ा बुरा है, एक ड्यूटी में डॉक्टर है तो उसके साथ ऐसा हुआ है। तो इसने जो जो इट इट क्रिएटेड ए सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी अमॉन्ग द पीपल, तभी लोग जो है सड़कों पे आए। तीसरा है द मोटिवेशन बिहाइंड द क्राइम शुड बी सच दैट इट इंडिकेट्स ए कंप्लीट लैक ऑफ रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ। करेक्ट। अब इस केस में जैसे उन्होंने किया, टोटल उन्होंने ये शो किया था कि उनको ह्यूमन लाइफ से कुछ लेना देना नहीं। एक ब्रूटल, एक इन्होंने पशु वाला जो है, एक एनिमल वाला इंस्टिंक्ट वाला इन्होंने जो काम किया है। उसके बाद है द क्राइम शुड हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द विक्टिम एंड सोसाइटी काजिंग इरिपेरेबल हार्म एंड डैमेज। मतलब जो क्राइम है उसमें उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो होना चाहिए आगे, मतलब फ्यूचर में जो है आप, मतलब जब आप किसी को डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो क्राइम शुड हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द विक्टिम एंड सोसाइटी काजिंग इरिपेरेबल हार्म एंड डैमेज। मतलब इसने इरिपेरेबल हार्म उसको जो है किया है, विक्टिम को तो किया ही है इन्होंने। इसके बाद है कि अल्टरनेट सेंटेंस जो है दैट इज इनएडिक्वेट, क्योंकि इसमें देखें जब मर्डर होता है, मर्डर में दो तरह की सजा हो सकती है, एक तो होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दूसरी होती है डेथ सेंटेंस। इसके अलावा तीसरी कोई सेंटेंस नहीं है। करेक्ट। तो उन्होंने कहा है द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट अल्टरनेटिव पनिशमेंट मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इनएडिक्वेट एंड दैट द डेथ पेनल्टी इज द ओनली सूटेबल पनिशमेंट। ये इन्होंने क्राइटेरिया इसमें दिया था। और जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है, इस केस में आरजी कर के मर्डर वाले केस में पूरा इसमें ये सारा क्राइटेरिया जो है एकदम फिट इन बैठता है। सुनील सर की बात से हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे, जो इन्होंने मच्छी सिंह में जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनील सर ने कही, ये आपको समझना पड़ेगा। आप लगातार कह रहे थे ना कि साहब ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, तो उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को डिफाइन नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन कहा कि अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट देना है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होना चाहिए। अब उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि किन मामलों में, ये नहीं बताया कि ये मामले होने चाहिए, उन्होंने कहा किस तरह की प्रवृत्ति के मामले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में जाएंगे। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोशल जो आपका कंसाइंस है, पूरी समाज को थर्राने वाला, उन्होंने कहा ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए जो कम से कम कि एडुकेट होना चाहिए कि साहब आपने अगर इस तरह के मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो वो कम होगी सजा। इस तरह करके कई क्राइटेरिया जो सुनील सर ने बताए। अब मैं सुनील सर, मैं उस प्रश्न पे आना चाहता हूं कि अगर आरजी कर में उस बच्ची की इस पूरे मामले को देखें, एक व्यक्ति संजय राय नाम का व्यक्ति जो एक रक्षक ही भक्षक बन गया, उसको काम था, वो लड़की डॉक्टरी कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, भविष्य में वो डॉक्टर तैयार होती, इस देश में पता नहीं उसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों का इलाज होता। आप जानते ही हैं इस देश में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। तो वो जो क्राइटेरिया है, जहां आप कहते हैं कि साहब ऐसे किसी व्यक्ति को जहां ठीक है वो महिला है या बच्ची है, या उसमें ये भी है कि पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, तो पर्सनालिटी थी वो, उसको उनको कंसीडर करना चाहिए था निचली अदालत को। जो 103 पार्ट 1 में मर्डर में बीएनएस में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया, और अब रेमिशन 14 साल के बाद ही जो ये रेमिशन की पावर है तभी वो बाहर निकल सकता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लाइफ मींस लाइफ टिल द नेचुरल डेथ ऑफ ए कन्विक्ट। चलो मैं थोड़ा समझा भी दूं आपको, प्लीज। हाँ, इसमें जो रेमिशन के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि वैसे जनरली जो होती है वो रेमिशन 14 साल के बाद कोई भी कैदी जो होता है, जब उसने एक्चुअल 14 साल जेल में काटे होते हैं,
वो प्रीमेच्योर रिलीज के लिए एलिजिबल हो जाता है। 14 साल, एक्चुअल 14 साल काटने के बाद, पहले होता था 14 साल रेमिशन के साथ। इन्होंने 1978 में, उससे पहले होता था 14 साल रेमिशन, 1978 में इसमें सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके 433A डाला, इंसर्ट किया, जिसमें कि 14 साल तारीख ही जो उसको काटने होते थे, और उसके बाद उसका केस एलिजिबल होता था प्रीमेच्योर रिलीज के। पर जहां पे मर्डर कपल्ड विद रेप है, उसमें 14 साल के बाद वो नहीं है। उसमें जो रूल्स हैं, प्रीमेच्योर रिलीज के रूल्स गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हुए हैं, उसमें उसको मिनिमम 20 साल जो है, मिनिमम 20 साल उसको जेल में काटने पड़ेंगे। उसके बाद जो है उसका केस रखा जाएगा प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नर की मर्जी है उसको छोड़े या ना छोड़े। ठीक, क्लियर 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 क्लियर। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बता दीजिए कि स्टेट ने अपील फाइल कर दी है, क्योंकि अगले ही दिन वहां की चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया था, उन्होंने कहा था इसमें कैपिटल होना चाहिए, तो स्टेट ने फाइल कर दी है। अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो निचले अदालत के आदेश को बदल भी सकता है, और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। क्या लगता है सुनील सर कि क्या पूरी व्यवस्था क्या होगी इसमें? हाँ, देखिए, इसमें ये तो पक्का लग रहा है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे वो अपील करेंगे, और जब हाई कोर्ट उसको जो है अपील को सुनेगी, अब अपील सुनने में कितना टाइम लगता है ये देखना है, क्योंकि इनको जनरली, अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूं, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के खिलाफ जो है जो अपील है, करीब करीब 4-5 साल 6 साल लग जाते हैं उसको हियरिंग में आने के लिए। अब वहां पे कितनी देर में हियरिंग पे आती है, तो ये देखना है, वहां पे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद हाई कोर्ट अगर इसको कन्वर्ट कर देती है डेथ पेनल्टी में, तो उसके बाद वो नेचुरली उसमें जो भी होता है, जिसको भी डेथ सेंटेंस होती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते ही जाता है। और सुप्रीम कोर्ट डेथ केसेस में अगर आप देखें कि नीचे अगर 10 केसों में अगर ट्रायल कोर्ट डेथ पनिशमेंट देती है, मतलब ट्रायल कोर्ट और मतलब हाई कोर्ट का मैं मिला के कह रहा हूं, अगर 10 केसेस में अगर डेथ सेंटेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते वो 10 से 1 या 2 में रह जाता है। 80% केसों में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लाइफ उसमें इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देती है, जनरली ये होता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनकी रिजेक्ट कर दी, उसके बाद इनके पास रास्ता होता है कि ये प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन कर सकते हैं, या जैसे इनका ये तो इनका वेस्ट बंगाल का केस है, तो इसमें गवर्नर के पास कर सकते हैं, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास भी आ सकते हैं। और प्रेसिडेंट के रिजेक्शन के बाद उसके बाद फिर ब्लैक वारंट इशू होता है। उसके बाद जो है जो हैंगिंग का प्रोसेस, जो इसका जो डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस होता है, तब शुरू होता है। तो ये 15-20 साल का आंकड़ा क्या कहता है सर? ये जिनको भी सजाएं हुई हैं, मतलब कितने परसेंटेज में, अभी जैसे मान के जी 100 लोगों को सजा हुई है, तो डेथ तक कम्यूट होते होते मतलब वो कितने रह जा रहे हैं? क्या आंकड़ा आपको? नहीं, 100 को मैंने जैसे बताया, तो उसमें जाके वो 20 तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 20 तक रह जाता है। और जनरली मैंने देखा है जहां पे पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे राष्ट्रपति की भी जो है अपनी कोई डिस्क्रिशन उसमें इस्तेमाल नहीं करते, और जनरली उसमें फांसी हो जाती है। और जैसे यहाँ पब्लिक सेंटिमेंट की बात है, तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये भी कोर्ट को कह सकती है कि आप इसकी जो, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स काफी हाई हैं, तो आप इसमें इस अपील को, इसको जल्दी आप सुन लें। जैसे आप निर्भया के केस में देखा होगा आपने कि उसमें आउट ऑफ टर्न जाके उसको सुना था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आउट ऑफ टर्न जाके उसकी जो है उसकी अपील को सुना था। तो ऐसे ये हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। अगर पूरा प्रोसेस लगा के चले तो आज से लगा लो कि 3-1 साल तो लग ही जाएंगे इसको फाइनल जो है, हाँ, पूरे प्रोसेस को पूरा होने। लेकिन संजय राय के केस, आरजीकर के बच्ची के रेप के मामले में और निर्भया और रंगा बिल्ला में आप ये डिफरेंस देखेंगे कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने उसकी फांसी को बरकरार रखा था। इनमें अलग ये है कि निचली अदालत ने लाइफ सेंटेंस दे दिया है और नहीं फांसी। जी जी जी,
ये अलग है, मतलब ये अलग सही है, नहीं तो उसमें तीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जी उसमें तीनों कोर्टों ने डेथ सेंटेंस दी थी। जी। और पर यहाँ पे जब पहले की ट्रायल कोर्ट ही जो है वो उसको जो है लाइफ में उसने की है, तो नेचुरली जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि इसमें डेथ सेंटेंस तो होगी होगी, और हाई कोर्ट इसमें पक्का है कि उसमें इसको डेथ में कन्वर्ट करेगी। ठीक है रंगा बिर्रा और निर्भया, आपने दो इम्पोर्टेंट केसेस को देखा है। जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जब इनको डिसाइड होता है तो सुप्रीम कोर्ट किन बातों को प्रमुख रूप से देख के जो फांसी की सजा है उसको बरकरार रखा है, अगर संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकें। देखिए, पहले तो वो देखते हैं कि एक तो उनका जो शुरू से जो जिसने जो क्राइम किया है, क्रिमिनल जो है, उसका क्या मोडस ऑपरेंडी था, वो वाकई ये वाला क्राइम करना चाहता था या उसने बाद में जाके जबरदस्ती कोई उसको ये करना पड़ा। इस केस में बिल्कुल साफ है, संजय की केस में, कि इसने जो है, इसका शुरू से ये था कि रेप इसने करना ही करना था, और इसने रिपीटेड एक्ट ये हुए, और उसके बाद उसने जो है उसको मारा। इसकी इंटेंशन जो है मेंस रिया इसका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद गुरुसम, जो क्राइम की नेचर जो है वो गुरुसम होनी चाहिए, और इससे ज्यादा गुरुसम तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि एक ड्यूटी पे है, एक डॉक्टर है और ड्यूटी पे डॉक्टर है, और उसको आपने जो है जाके मर्डर किया। इससे ज्यादा तो गुरुसमनेस हो ही नहीं सकती। तीसरा जो है, जो कंसाइज आप दी एक जो है उसकी नेशन जो है हिले, उस पब्लिक की जो कंसाइज जो उसमें जो है, वो आपने देखा है, जो पब्लिक के प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उसमें पब्लिक इतनी ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रही थी कि एकदम सड़कों पे आ गए। ये उनको कोई सड़कों पे नहीं लाया, एकदम ऑटोमेटिकली सड़कों पे आए, जैसे आपने निर्भया के केस में देखा था या मैंने रंगाबिला के केस में देखा था, पब्लिक अपने आप सड़कों पे आ गई थी। तो पब्लिक अपने आप सड़कों पे आई, और ये जो है मतलब पब्लिक इतनी ज्यादा इसमें वो फील कर रही थी कि उनको उनको जो है इतना ज्यादा उनको लग रहा था कि सिस्टम ने उनको जो है डिफीट किया है। तो वो चीज तो इसमें है ही। और जो चौथा जो है इसका क्राइटेरिया है कि जिसमें है कि वो जो जो उसने जो मर्डर किया है, उसमें उसने जो है पूरी सोची समझी साजिश के साथ जो उसने की है, तो वो इसमें जो है प्रोसिक्यूशन आराम से जो है प्रूव कर सकता है। निश्चित रूप से आपने सही कहा सर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही अब इस पर फैसला करेगा कि क्या जो संजय राय की सजा है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही बरकरार रहेगी। लेकिन इसी बीच आप चूंकि जुड़े हैं और ये प्रश्न ना हो, नेटफ्लिक्स पे जो आपकी किताब पर आधारित जो ब्लैक वारंट बनाई गई है उस पर लगातार बहुत चर्चा है, सोशल मीडिया पे भी लगातार चर्चा है। किस तरह का सुनील सर रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमारे थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। पहले किताब लिखी थी 2019 में, ब्लैक वारंट। तो मैं जब जेल से रिटायर हुआ था तो मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि जेल जो है एक क्लोज इंस्टीट्यूशन है, किसी को पता नहीं होता कि जेल में किस तरीके की फंक्शनिंग हो रही है। खासकर जिन लोगों ने रिसर्च करनी होती है, जो वकील हैं, उनको पता होना चाहिए जेल किस तरीके से वर्क करती है। तो ये सोच के मैंने ब्लैक वारंट किताब लिखी थी, जिसमें कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे कि 1981 में मैंने कैसे ज्वाइन किया, कैसे मेरे को बड़े बड़े क्रिमिनल मिले, मेरे उनके साथ किस तरीके से उन्होंने क्रिमिनल और मेरा जो कैसे संबंध रहे वहां पे, और किस तरीके से कैसे मैंने कुछ उसमें एक नया कर पाया है, मतलब इतना हॉस्टाइल एटमोस्फेयर होते हुए भी किस तरीके से मैं नया कर पाया। ये जो आपका कैरेक्टर पूरी सीरीज में जो दिखाया गया है, मिस्टर जहान कपूर, शशि कपूर के साथ नाती हैं, उन्होंने वो कैरेक्टर को निभाया है, बहुत ही अच्छा सुंदर कैरेक्टर को निभाया है। कितना आइडेंटिकल है, या कुछ ड्रामा मेलो ड्रामा कुछ बनाया गया, या आप जैसा आइडेंटिटी थी उसकी? आपको क्या लगा देख के, आपको क्या महसूस हुआ? कि मेरा शायद जब मैं आया था तो 1981, मेरा 1981 का करेक्टर है। जब मैंने 1981 में जेल ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पे मैं काफी शरीर से बड़ा पतला लगता था, और कद मेरा थोड़ा सा बड़ा था। इनका कद थोड़ा सा मेरे से छोटा होगा, कद बड़ा था, बाकी मेरा बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसे जो है लगता था मेरी। जब इन्होंने इनको जहान कपूर को चुना था, तो इन्होंने सारी मेरी पुरानी फोटोएं वगैरह देखी, उसके बाद ही इन्होंने जहान कपूर का सिलेक्शन किया। और जहान कपूर ने भी जब इसमें जब मेरा रोल प्ले किया,
इन्होंने मेरी जो वीडियो वगैरह जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है या और जो भी मेरे से बात करके इनको जो कर पाए, इन्होंने सारा वो देखा। उसके बाद इन्होंने ये वाला रोल जो है प्ले किया। तो शायद लोग इसको बड़ा वो अच्छा कह रहे हैं। और अभी भी ये जो इंडिया के जो नेटफ्लिक्स के शो हैं उसमें टॉप पे चल रहा है। और वैसे मैं आपको बताऊं, ग्लोबल शो में भी ये 10वें नंबर, 10 जो बड़े ग्लोबल शो होते हैं उसमें ये अभी 10वें नंबर है। और उसमें भी हो सकता है आगे हो जाए, बढ़ बहुत जाए इसकी बहुत रेटिंग। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई, बेहतर रहा। हालांकि हम थैंक यू वेरी याद मच। ये जो आरजी कर मामले में शुरुआत थी, लेकिन आपसे जानने को मिला कि नेटफ्लिक्स की सीरीज भी आपकी टॉप 10 ग्लोबल पे रैंकिंग कर रही है और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुई है। लोग पसंद भी कर रहे हैं। हमको भी बहुत से लोगों ने कहा कि आप ये देखिए, क्योंकि सुनील गुप्ता साहब को हम पहले से परिचित हैं, एस जेलर, एस पीआरओ उन्होंने काम किया था। सैकड़ों बार अलग अलग तरह के मामलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की थी। एक बार बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को कैपिटल पनिशमेंट और फांसी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।